ज़ाहिद साहब, एक तो डोमेस्टिक ऑडियंस के सामने ज़रा फेस सेविंग हो जाए, दूसरा ये कि मिलिट्री माइट के हवाले से बता सके कि देखिए हम मिलिटरली ज़्यादा बेहतर थे। आपकी नज़र में यूएस और ईरान दोनों के कंपैरिजन में और उनकी मिलिट्री माइट अपनी अपनी जगह पर देखते हुए कि ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं 4 दहाइयों से ज़्यादा से, और यूएस जो है वो एक बूमिंग इकॉनमी है, उसके कंपैरिजन में मिलिटरली कौन ये प्रूव कर सकेगा या ये क्लेम कर सकेगा कि वो बेहतर तरीके से कारकर्दगी दिखा पाए? और अगर कोई ये क्लेम कर भी लेता है तो क्या उसके कोई दूरराज नताइज इस सोल्यूशन पे या इस जंग बंदी के हवाले से कोई हो सकते हैं या नहीं? जी, थैंक यू वेरी मच अनीका फॉर हैविंग मी, और कामरान को बहुत सलाम। देखिए, दो पहलू है जी आपके इस सवाल के। पहले अगर हम मिलिटरली देखें जो प्रेजेंट परफॉर्मेंस हुई है, तो दोनों इसकी जो मिलिट्रीज हैं या जो भी एप्लीकेशन जिस डोमेन में भी हुई, लिमिटेड डोमेन्स थी, ईरान के जो रिस्पॉन्सेज माउंट हुए, उन दोनों ने चेकमेट नहीं दिया। अगर आप ये कहें कि मिलिट्री ने पॉलिसी कैप्चुलेशन पे या पॉलिसी रिव्यू पे या जो वॉर ऑब्जेक्टिव्स थे टू परसू द पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, वो अचीव किए, वो हो नहीं सका जी। यस, मिसाइल सिस्टम्स इन्होंने क्रिएट किए, लेकिन ईरान का जो रिस्पॉन्स का जो इफेक्टिवनेस आई वो दो चीजों से आई। नंबर वन, शेयरिंग ऑफ पेन, कि जो इन्फ्लिक्ट पेन आप ईरान के ऊपर करेंगे उसका जो रीजन है वो शेयर करेगा। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया उस पेन को बाय रिस्पॉन्डिंग और टेकिंग मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट द रीजनल कंट्रीज। और फिर सबसे बड़ा जो पेन उन्होंने क्रिएट किया वो इकोनॉमिक चोक पॉइंट से किया, दैट वाज हुर्मस। तो उसने वॉर को शेप किया, उसने पूरी जंग को शेप किया। कि नॉट हम कहें कि जी मिलिटरली बहुत नुकसान हो गया या जो बहुत अमेरिका का बहुत नुकसान हो गया। अच्छा, अमेरिका ऑन द अदर हैंड उन्होंने भी इनके न्यूक्लियर साइट्स को तो 12 दिन की जंग में वो टेकन आउट। यस, कैपिटेशन बहुत हुई, लीडरशिप की कैपिटेशन की, जो कन्वेंशनल मिलिट्री थी उसको उन्होंने नुकसान काफी पहुंचाया, लेकिन आईआरजी को या जो स्मॉल बोट्स हैं या जो हुर्मस की चोकिंग या माइनिंग में चीजें इस्तेमाल होनी, तो वो मिलिट्री ने दोनों को अपने ऑब्जेक्टिव्स अहदाफ हासिल नहीं करने दिए। इस कॉन्फ्लिक्ट का जो मुझे इशू लगता है अनीका, इफ आई मे से, वो 3 डिसीजंस लेने हैं दोनों साइड्स ने। तीन डिसीजन अमेरिका ने नंबर 1 क्या डिसीजन लेने हैं कि जो हमारा फ्यूचर का हम ईरान का किस तरीके से रखना चाहते हैं रिलेशनशिप विद ईरान, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल को एज अ स्ट्रेटेजिक बर्डन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, और रीजन के अंदर अपनी पॉलिसीज चेंज करेंगे या नहीं करेंगे। थर्ड, चाइना जो मेन कंपिटिटर है उसको इस रीजन में हम कैसे चैलेंज करेंगे, तो वो डिक्टेट करेगी इनकी पॉलिसी। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन भी इसलिए पैदा हो रही है कि ये डिसाइड नहीं कर रहे। ऑन द अदर हैंड, ईरान ने भी 3 चीजों के ऊपर सामने रख के कर रहे हैं। एक तो ये है कि जी उन्होंने जो भी फ्यूचर के रिलेशनशिप विद अमेरिका लॉन्ग टर्म, वो कैसे चलनी है, रीजन के अंदर आपने नए ईरान ने कैसे बिहेव करना है और कैसे लेकर चलना है, और फिर जो आपके नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो आपकी स्ट्रेटेजिक बर्डन आपके ऊपर है इन द रीजन, जो काम कर रहे हैं हमास, हिजबुल्लाह वगैरह के, उनका क्या रोल होगा। तो ये वो लार्जर डिसीजंस है। अगर दोनों मुल्कों ने, ईरान ने और अमेरिका ने, ये डिसाइड कर लिया कि वी हैव टू इंप्रूव अपॉन आवर रिलेशंस और हम अभी इसको जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स में बेहतर से इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फिर तो हम टोटल पीस की तरफ जा सकते हैं। टोटल पीस से मेरी मुराद ये है कि हम कॉन्फ्लिक्ट को एड्रेस कर सकते हैं, वरना वो माइट अचीव अ नेगेटिव पीस, जो साइलेंसिंग ऑफ गन्स तो हो जाएगी, वॉर तो मे बी अभी फिलहाल रुक जाए, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट रहेगा। क्योंकि जो राइडर क्लॉज है या जो मेन स्पॉइलर है इजराइल, उसका रोल तो कहीं ना कहीं रहेगा। Why is this an important point, जाहिद साहब, जो आपने लास्ट पॉइंट उठाया? दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, जाहिद साहब, अगर देखें लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के अंदर द फर्स्ट थिंग वुड बी ऑफ कोर्स कि न्यूक्लियर वेपन नहीं। वो तो पहले ईरान कहता था कि हम लोगों को न्यूक्लियर वेपन रखने का कोई शौक नहीं है, फतवा उनका मौजूद था, इससे पहले, जंग से पहले वो लोग कह चुके थे। बट ये जो यूरेनियम, इनरिच्ड यूरेनियम, नॉट जस्ट एनी इनरिच्ड यूरेनियम, वो इनरिच्ड यूरेनियम जो कि JCPOA से जितना अग्री किया गया था उससे कई ज्यादा परसेंटेज का इनरिच्ड यूरेनियम है, इसी के ऊपर तो यूएस की सारी नजरें हैं, जिसकी कामरान भी अभी बात कर रहे थे, कि जिसको ईरान समझता है कि आगे चल के हमारे इजराइल और यूएस के अगेंस्ट एक डेटरेंट होगा। लेकिन इसी के ऊपर तो यूएस की नजर है कि या तो ये रशिया की तरफ जाएगा या ये यूएस की तरफ जाएगा, चाइना की तरफ जाएगा, कि कोई ऐसी एक पावर जो कि, या कोई ऐसा मेंबर ऑफ द यूएन जो कि इसको डाउनग्रेड कर सके या इसको खत्म कर सके। सो इस वाले इशू के ऊपर कौन पहले जो है वो तलवार फेंकेगा? देखिए, अगर वो पहले भी जो JCPOA भी हुआ था उसमें भी थर्ड पार्टीज की बात हो रही थी,
वाटर टाइट अरेंजमेंट्स हो सकते हैं एआई के इनके जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं आईएई के नीचे ये ऑब्जर्वेंस में रहेगा और कोई भी थर्ड पार्टी अब भी कर सकती है जी रशिया कैन बी द कंट्री चाइना भी हो सकता है अमेरिका के साथ तो वो डायरेक्ट कभी भी नहीं मानेंगे और इसकी जो डेटरेंस है ये सिर्फ हम इजराइल का तो कॉन्टेक्स्ट में जरूर बात करते हैं देखिए जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा शैटर हुआ है या जो मिसट्रस्ट है वो गल्फ कंट्रीज की भी कुछ एप्रीहेंशन जरूर है जी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में क्योंकि इसी को तो एक लार्जर एनिमी के तौर पर पेश किया गया और फिर कुछ इवेंट्स इस रीजन में ऐसे हुए जो शकूक व शुबहात जरूर पैदा करते हैं तो आई थिंक एनी थर्ड कंट्री कैन डू इट डायरेक्टली अगर अमेरिका ये समझता है कि उसको हैंड ओवर कर देंगे इसी को तो वो इनडायरेक्टली देखिए ना बात करते हैं कि जी हम अपनी सॉवरेनिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे वी कैन बी अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम हर चीज अमेरिका के हवाले कर दें क्योंकि अमेरिका के हवाले करते हैं तो दैट इज स्ट्रेट अवे अ सिग्नल ऑफ पॉलिसी कैप्चुलेशन इन ऑल डोमेन खास तौर के न्यूक्लियर की डोमेन में लेकिन जल साहब आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट इससे पहले भी आईएईए बिफोर दिस वॉर स्टार्टेड वो ये मेंशन कर चुके थे कि ईरान कहीं भी किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बनाने के करीब नहीं है फिर उनकी अपनी जो इंटेलिजेंस की डायरेक्टर थी तुलसी गबार्ड जिन्होंने अभी रिसेंटली अपनी पर्सनल रीजंस की अपरेंटली पर्सनल रीजंस की वजह से रिजाइन किया है उन्होंने भी कहा था कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब नहीं है नेतन्याहू तो 1995 से कह रहे हैं और 1990 से कह रहे हैं बिगिनिंग की कि जी ईरान अभी 4 महीने में 5 महीने में 6 महीने में बना लेगा सो आईएईए तो ऑलरेडी अंडरस्टैंड करता था कि ईरान अभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाना चाहता and yet this war started देखिए काफी अरसा तक तो ये करता रहा कि आईएई ने ये पोजीशन रखी लेकिन अगर आपको याद होगा जो पहली 12 डेज वॉर हुई थी और जब नेगोशिएशंस भी इनकी हो रही थी तो आईएई ने कहा था कि थोड़ा सा ईरान जो है उसने बाईपास किया और ईरान इज नॉट कंट्रोल में नहीं है जी ये चीजें उसके कंट्रोल में नहीं है और वो एनरिच कर रहा है तो आईएई ने कसस बुलाए दिया था रीजन फॉर वॉर दिया था उस अटैक का जो नेगोशिएशन के एक दौर से पहले आखिरी उस दौर से पहले वॉर शुरू हो गई थी तो अनिका देखे वी ऑल अंडरस्टैंड कि मल्टीलैटरल ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके ऊपर कहां से प्रेशर्स आते हैं कौन इनको कंट्रोल करता है तो आईएई ने भी उस वक्त एक जवाब पाया दैट्स व्हाई तो आईएई के इंस्पेक्टर्स निकाल दिए गए थे ईरान के अंदर कि आईएई हैज बीन द रीजन फॉर दिस वॉर उन्होंने एक रीजन फॉर अटैक दे दिया था जिसमें फिर दुनिया खामोश हो गई थी वरना तो उससे ज्यादा शोर होता तो अब भी एक सिंबॉलिक चीज होती देखिए गारंटी की जब हम बात कर रहे हैं या जो ट्रस्ट की बात कर रहे हैं nobody can give गारंटी ईरान क्या किसी के कॉन्टेक्स्ट में कोई गारंटी नहीं दे सकता इसका गारंटी सिर्फ ये मुआहदा ही हो सकता है कि वो कितने ट्रस्ट के साथ और इम्प्लीमेंट किया जाए और वो भी कितना हो सकता है उसके ऊपर भी सवाल